विधायक दिलीप सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। रावत जी, जिस तरह से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार महिला अपराध को लेकर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है और अब तो उन्होंने ये भी तक कह दिया है कि बीजेपी नेताओं से बेटी को बचाओ। देखिए, अब कांग्रेस तो ऐसी है कि आप कोड़ी गांगन पाके दूसरे को दवा बताएं। जिस कांग्रेस का इतिहास ही महिला उत्पीड़न का रहा हो, बड़े बड़े इतिहास हैं उनकी, बड़ी कहानियाँ, लेकिन मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। और निश्चित रूप से कांग्रेस तो सशक्त विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो ये महिला उत्पीड़न की बात वो कह रहे हैं, देखिए देखिए, अगर कोई महिला उत्पीड़न होता तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, किसी सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी। लेकिन अगर आप केवल राजनीति करने के लिए विरोध करते हैं तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस को देर में आई थोड़ा सा सद्बुद्धि, तो मैं समझता हूँ कि आप वो थोड़ा सा सोच रही है चुनाव आने के समय में कि सड़क पर आएँ, तो चलो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन उनसे मैं ये कहता हूँ कि कम से कम अपना भी आंकलन करें, अपने अपने गिरेबान में भी झांकें कि उनके अतीत में कितनी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहां महिलाओं का एक बहुत बड़ी हत्या तक हुई है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि अगर महिला उत्पीड़न हो रहा है प्रदेश में तो निश्चित रूप से सरकार को और गंभीरता के साथ इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन विधायक जी, तो मानना पड़ेगा कि प्रदेशों में, हिमालय राज्यों में टॉप पर है उत्तराखंड, जहां पर महिला अपराध बढ़े हैं। ऐसे में राज्य सरकार किस तरह की कार्रवाई कर भी रही है ऐसे अपराधियों पर कि ये जो मामले हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अब एक डर का माहौल है बहू बेटियों में। नहीं, देखिए, अगर कोई घटना होती है ऐसी तो निश्चित रूप से डर का माहौल होता है। सरकार को इस पर निश्चित रूप से गंभीरता के साथ काम करना चाहिए। हमारी सरकार कर भी रही है, लेकिन इसको और अच्छी तरह से करना चाहिए और पुलिस प्रशासन को नकेल कसनी चाहिए कि ऐसे अपराध इसकी पुनरावृत्ति न हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई घटना हो रही है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, भ्रष्टाचारियों पर भी एक बड़ा संदेश आप लोग दे रहे हैं। भ्रष्टाचारियों, चाहे वो नेता हों चाहे अधिकारी हों, लगातार कार्रवाई भी देखने में नजर आ रही है। किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और कैसी ये पहल है? देखिए, हमारी सरकार पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाती रही है और धामी सरकार में निश्चित रूप से एक गंभीर प्रयास हुए हैं कि पहली बार एक आईएएस जो है एक निलंबित हुआ है। और मैं समझता हूं कि अभी भी कई आईएएस ऐसे हैं कि जो संदेह के घेरे में हैं, जिनका पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही है, तो सरकार उनका भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि धामी जी जो हैं इसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो ये संदेश हरिद्वार से गया है आईएएस के सस्पेंड का, तो निश्चित रूप से इसका संदेश जो है अन्य आईएएसों पर भी पड़ेगा और अच्छी तरीके से वो सतर्क होकर और निष्पक्षता के साथ वो काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल फिलहाल में उत्तराखंड में आए, 2 बार वो आ चुके हैं और किसानों की आय दोगुना करना एक लक्ष्य भी बता रहे हैं और उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं उनको विश्व स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए भी बात कर रहे हैं। किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं और आने वाले समय में कितना लाभ इससे मिलेगा किसानों को? देखिए, उत्तराखंड में पहले से भी नगद फसल जो है उगती आई है और निश्चित रूप से, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ 2-3 जिले ऐसे हैं कि जहाँ बहुत अच्छी खेती होती थी लेकिन नहीं हो पा रही है। वहाँ पलायन बहुत बड़ा गंभीरता के साथ एक समस्या बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शिवराज जी के नेतृत्व में जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है उत्तराखंड को, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो अच्छी तरह से कृषि की हमारी जो खेती है तो पुनः वो अपने नए आयाम प्रस्तुत करेगी, नई चरम सीमा पे अच्छी स्थिति में पहुँचेगी। दूसरा ये है कि हॉर्टिकल्चर पे उन्होंने एक बात कही है और निश्चित रूप से मैं आज कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ कीवी के क्षेत्र में, सेब के बगीचों के क्षेत्र में बहुत अच्छा गंभीर काम किया है और 80% सब्सिडी जो है हमारी सरकार ने देने का काम किया है। लेकिन अभी सुना है कि थोड़ा सब्सिडी कम कर दी है, तो हमने पुनः मांग करी है माननीय मुख्यमंत्री की सब्सिडी को पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। और यही है कि सरकार की इस गंभीर पहल के कारण आज हम देख रहे हैं कि हम उत्तराखंड जो है इस समय सेब के मामले में हिमाचल के बराबरी करने के पे जो है आज आने की स्थिति में है। बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी बिल्टें हमारी तैयार हो रही हैं और बहुत सारी नर्सरियां लगी हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि बहुत सुंदर भविष्य, सुखद भविष्य हमारा है। और अगर शिवराज जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो निश्चित रूप से और अच्छी तरह से हम हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, पर्यटन स्थलों को किस तरह से आप लोग और बढ़ावा भी दे रहे हैं, क्योंकि कोटद्वार में ही देखा जाता है कि हनुमान मंदिर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और ऐसे कई स्थान हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत भी है और जिन पर लग भी रहा है कि कार्य करने की ज़रूरत है। किस रूप में आप देख भी रहे हैं और कार्य किस तरह से चल रहे हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, पर्यटन आप देखेंगे, आपके उत्तराखंड बनने से पहले और उत्तराखंड बनने के बाद कम से कम ये समझिए 50 गुना 100 गुना जो है लोग इसमें पर्यटक
उत्तराखंड में आए हैं। जिस तरह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से है, मतलब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, इसी कारण भी पर्यटक भी यहाँ पर आता है। हमको और बेहतर इसको करने की स्थिति में है। और नए नए जो हमारे डेस्टिनेशन हैं, नए जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, उनको पुनः जो है हमको एक नए सिरे से जिनको तैयार करना चाहिए और नई नई जगह भी करनी चाहिए, क्योंकि मसूरी, नैनीताल और में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ चुका है। तो इसलिए इसको डिवाइड करने के लिए, इसको बांटने के लिए हमें प्रदेश सरकार को जो है नए पर्यटक स्थलों को भी विकसित करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार ने इन 8-10 सालों में बहुत गंभीरता के साथ नए पर्यटक स्थल, जैसे पाताल भुवनेश्वरी एक जगह है, मैं समझता हूँ कि आज से 10-15 साल पहले वहाँ बहुत कम लोग जाते थे, आज बहुत सारी संख्या में जाते हैं। इसी तरह हमारे लैंसडाउन है, लैंसडाउन में 2000 से पहले बहुत कम लोग पर्यटक जाते थे, आज की तारीख में वहाँ पूरे महीने भर जो हैं 12 महीने जो है वहाँ पर पर्यटक रहता है। तो ऐसी कई स्थल को तैयार करने की ज़रूरत है और सरकार इसको गंभीरता के साथ कर भी रही है। अच्छा, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है भाई साहब कि कांग्रेस जो है वो लगातार आरोप भी लगाते हुए नजर आ रही है। हाल फिलहाल में हरीश रावत ने भी कहा कि बीजेपी मेरे खिलाफ झूठ बोलती है और शायद यही वजह है कि मैं हार का सामना 2-3 बार करना पड़ा। और अब क्या माना जाए, क्योंकि आने वाले समय में फिर इलेक्शन है और हरीश रावत कह रहे हैं कि अब तो मैं संन्यास ही ले रहा हूँ। देखिए, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारी तो सनातन एक परंपरा है कि 60 साल के बाद आदमी व्यक्ति जो है संन्यास ले लेता है। लेकिन 60 साल ना हो तो कम से कम 70 साल में, राजनीति की दृष्टि से 70 साल के बाद हर राजनीतिक वाले व्यक्ति को जो है इसमें मार्गदर्शक के रूप में आना चाहिए और सक्रिय राजनीति से दूर हो जाना चाहिए, केवल विचार उनको देने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ा, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि हरीश रावत जी एक वरिष्ठ नेता हैं और सभी दोनों पक्ष विपक्ष सब उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन कभी कभी अपरिपक्व का बात भी वो कर देते हैं। जैसे कभी उन्होंने एक बार मैं ध्यान आ रहा है कि हरिद्वार में जो हर की पेड़ी की गंगा है उसको नहर बनाने की कोशिश करने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया था। ऐसी सनातन के लिए अभी उन्होंने कई बार उन पर आरोप लगते हैं कि सनातन एक बार कभी मेरे यहाँ उन पे आरोप लगा था कि वो जुम्मे की छुट्टी करने की उन्होंने एक घोषणा करी थी देवभूमि में। तो ये भी एक दुर्भाग्य था, भले वो उसको नकारते हैं लेकिन कभी कभी वो ऐसे कृत्य कर लेते हैं। अभी हमारे यहाँ सिद्धबली धाम में वह आए और मंदिर में जाके प्रदर्शन करने लगे। तो ये छोटी बातें, ये बड़ी गंभीर बातें हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सनातन विरोधी हैं और सनातन की परंपराओं को नहीं जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ उम्र का भी तकाजा हो सकता है, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस जो है हर समय सनातन विरोधी रही है। जी भाई साहब, बस मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से कोरोना के मामले अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में सतर्कता किस तरह के बरतनी भी चाहिए और राज्य सरकार कितनी तत्परता से कार्य कर रही है? देखिए, इस समय पूरा देश जो है कोरोना से दोबारा से संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोबारा से कोरोना लौट रहा है। ये तो बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन सरकार बड़ी गंभीरता के साथ कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जो चारों धाम की यात्रा है उसमें भी सबके बिना टेस्ट के जो है यात्रा को नहीं जाना देना चाहिए और उसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जी धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो रावत जी हमारे साथ मौजूद थे और जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। रामनगर से भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया और अब लगातार ये भी देखा जा रहा है कि तिरंगा यात्राएं आप लोग चला रहे हैं शहर भरों में, किस तरह से ये तिरंगा यात्राएं निकाली भी जा रही है और सेना के सम्मान को किस तरह से सराहा भी जा रहा है? मैं सबसे पहले तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आभार व्यक्त करता हूं। जो एक शासक को होना चाहिए उस तरीके से जो उन्होंने कदम उठाया है, आज हमारी सेना ने अंदर घुस के मारा, नाम पूछकर, धर्म पूछकर जिस प्रकार से आतंकवादियों ने एक कदम उठाया, निंदनीय है और हम सब लोग इसकी घोर निंदा, आज पूरा भारतवर्ष विपक्ष है, पक्ष है, सब उसकी घोर निंदा कर रहे हैं। और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर सिंह धामी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिस प्रकार से सेना के उज्जवल भविष्य, सेना के सम्मान में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से आभार, तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक सफल आयोजन पूरे उत्तराखंड में किया गया। मैं उनको बहुत बहुत आभार, उनका अभिनंदन करता हूं। और उनके नेतृत्व में आज सरकार जो केंद्र की जो आशीर्वाद है उनको, उसका आज पूरे प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास में हो। और मुख्य रूप से जिस प्रकार से यूसीसी का आज पहला प्रदेश है और मैं
हम सब लोग उनको बधाई देना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से लोग आ, अपना आवेदन कर रहे हैं, आज लाखों से ऊपर पहुंच चुका है। तो एक बहुत बड़ी नकल विरोधी कानून और ऐसे बहुत से धर्मांतरण ज़बरदस्त जो होता है, धर्मांतरण जो होता है, जो दबाव में किया जाता है, उसके प्रति जिस प्रकार से किया है आज, और प्रदेश आज उनके नेतृत्व में पूरे हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, और अपने कृषि का क्षेत्र हो, जिस प्रकार से उन्होंने कृषि में भी बहुत सारी निर्णय लिए हैं, और उससे आज जनता भी खुश है। और विशेषकर जो हमारे महिला शक्ति है, जो हमारा विज़न है महिला सशक्तिकरण का, इसके माध्यम से उनको सशक्त करने का काम आज किया जा रहा है। और चार धाम की यात्रा जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में आज की जा रही है, वो बहुत सराहनीय कार्य है। और जिस प्रकार से इतना आतंकवाद का जो साया था, उसको जिस प्रकार से ख़त्म किया है अंदर जाकर, आज जो पर्यटक है, वो धार्मिक पर्यटक हो या प्राकृतिक पर्यटक हो, वो सब आज खुल के फिर से उत्तराखंड इन वादियों में आ रहे हैं। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी सर, एक देश एक चुनाव की बात की जा रही है देश में, ऐसा क्या माना जाए और कितना लाभ इसका आप भी देख रहे हैं कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो उसका लाभ मिलेगा, किस तरह से मिलेगा? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि एक चुनाव में, क्योंकि पहले होते थे 60 के दशक में, 60 के बाद में भी, और आज जिस प्रकार से हर, क्योंकि पूरे देश में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो कई आचार संहिताएँ लगती हैं जिससे विकास की गति रुकती है। और कर्मचारी जो करना चाहता है, क्योंकि वो आचार संहिता में लग जाता है, तो वो भी नहीं कर पाता। तो एक बहुत अच्छी सोच है कि एक चुनाव पूरे देश में हो, और उसमें अब ठीक है जब उसकी लॉ बनेंगे, उसके एक्ट बनेगा, तो उसमें बहुत सी प्रावधान होंगे जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो करेंगे। और ये मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा, देश और प्रदेशों के लिए भी बहुत अच्छा एक निर्णय है अगर ऐसा होता है। अच्छा सर, जनगणना के बारे में आपका क्या कुछ मानना है, क्योंकि लगातार कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं और कुछ विरोध में भी हैं? देखिए, जाति जनगणना जो है होनी चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हम करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने कहा, जो कहा है सोच समझ के क्या होगा। जी, और ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि सर उत्तराखंड में जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, एक तरफ तो पूरा देश में ये वक्फ बिल को लेकर के माहौल बना हुआ है कि वक्फ बिल लेकर के जिस तरह से आप लोग आए, अब क्या माना जाए, और एक दूसरी तरफ मज़ारों पर, मदरसों पर कार्रवाई उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, किस तरह से आप इन सब मामलों को देखते हैं? देखिए, जैसा जहाँ तक वक्फ बोर्ड का है, नियमानुसार होना चाहिए। और जिस प्रकार से चर्चाएं हुई हैं, कहीं वक्फ बोर्ड, ये नहीं कह रहे कि हम वक्फ बोर्ड का विरोध करते हैं, हम वक्फ बोर्ड में जिस प्रकार से अमेंडमेंट करके उसमें बहुत से अधिकार दे दिए गए कि जिस लोगों का, जिसकी ज़मीन है, उस पर अगर वक्फ बोर्ड अपने अपने वो क्या कहा जा सकता है उसे, जो अपना अधिकार दिखाता है, लेकिन जिसकी संपत्ति है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत से नियम हैं, नियमों में जांच होकर, उनकी चर्चा होकर उनको ठीक किया जाए। वक्फ बोर्ड से किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सर, जैसे मज़ारे हैं बड़ी संख्या में वनों की भूमि पर, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? उस पर कार्रवाई भी लगातार जारी है? देखिए, ऐसा है, मज़ारें जो होती हैं, वैसे तो जो मज़ारें होती हैं वो कब्रिस्तान में ही होती हैं। जी। और मैं कई मौलवी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा साहब वैसी जो मज़ारें हैं वो तो अवैध है ही नहीं, अवैध है, क्योंकि कब्रिस्तान से बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब कैसे बनी, क्या बनी, वो उसकी जांच होती है। कहीं ऐसा नहीं है कि सीधे उस पर बुलडोजर चला दिया, पहले उसकी पूरी जांच होती है, जानकारी होती है, लोगों से बातचीत होती है, तब जाकर उस पर निर्णय लिया जाता है। जी, अच्छा सर, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी जारी है, हालांकि राज्य सरकार दावा भी कर रही है कि बेहद अब अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, और अब एक बार फिर से क्योंकि कोविड ने भी दस्तक दोबारा से देनी शुरू कर दी है, क्या लग रहा है किस तरह सतर्कता बरतने की भी ज़रूरत है? हाँ, ये बात आपकी सही है कि जिस प्रकार से कोविड की चर्चाएं होने लगी है, लेकिन सरकार ने भी चारधाम यात्रा में किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी तैयारी कर, जैसे पूर्व में कोविड के लिए तैयारी की थी, तो आज सरकार उसके लिए भी कोविड की तैयारी कर रही है। और मुझे लगता है कि चारधाम में कोई दिक्कत इस प्रकार की नहीं आई, क्योंकि इस समय चारधाम अपनी पीक टाइम पर है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना, जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर कि यात्रा सफल हो, और यात्रा सफल हो रही है।
तो उसके लिए जिस प्रकार से उन्होंने हर बिंदु पर छोटी छोटी भी बातों पर ध्यान दिया है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं सोचता हूँ कोविड के बारे में भी जिस प्रकार से पूर्व में हम लोगों ने तैयारियाँ की थी वो भी अभी से शुरू हो गई है। जी। अच्छा, क्योंकि सर कनेक्टिविटी क्षेत्र में इन दिनों उत्तराखंड में काफ़ी काम चल रहे हैं, चाहे वो रेल परियोजनाएँ हों, हेली सेवाएँ हों, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं और पर्यटकों को कितना फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से? देखिए जी, जो आज वो हमारी हवाई कनेक्टिविटी हो, हमारी रेल की कनेक्टिविटी हो, टनल के माध्यम से हो, आज पूरे देश में है, हमारे प्रदेश में भी। मैं अपनी रामनगर के हमारा जो रेलवे स्टेशन आज मॉडिफाई होकर ऐसा क्योंकि हमारे यहाँ विदेशी पर्यटक भी आता है। आज रेलवे की हमारे बीच की जो लाइनें हैं उनका विस्तार किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ 4 लाइन उसका निर्णय हो चुका है, उसके भी टेंडर होने वाले हैं। तो सरकार हर चीज़ से कि पर्यटक को भी बढ़ावा मिले, हमारे जो क्षेत्रीय जनता उनको भी सुविधा हो, जाम से बचत हो। तो ऐसे हर क्षेत्र में हवाई हेलीपैड के माध्यम से हो, रेलवे के माध्यम से हो, 4 लाइनों के माध्यम से हो, डबल लाइनों के माध्यम से हो, आज पूरा काम सरकार कर रही है। और मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार ने संकल्प लिया है हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, मोदी जी का निर्णय है, हम सब लोग उसमें अपने मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर, क्योंकि एक बड़ा जंगल एरिया है आपका और वनों की आग अक्सर देखी जाती है, बड़ा विकराल रूप लेती है, कई हज़ार हेक्टेयर जल कर के राख हो जाते हैं। किस तरह से किस दिशा में कार्य करने की भी ज़रूरत है, क्या लगता है आपको? देखिए, वैसे तो इस बार इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि बारिश हो रही, लेकिन ये चीज़ें हैं। लेकिन व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं। जब आग लगती है तो उसके लिए बुझाने के लिए कर्मचारी होते हैं, क्षेत्र की जनता भी उसमें सहयोग करती है। और जहाँ पानी की व्यवस्था होती है उसे हेली से भी किया जाता है। तो सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है और हम लोगों को जागरूक भी होना चाहिए। और हमें जो क्षेत्र की जनता है उनका सहयोग हमें मिले, ऐसा उनके साथ हमको व्यवहार करना पड़ेगा, उनसे वार्ताएं करनी पड़ी, संवाद करना पड़ेगा। सर, क्योंकि कॉर्बेट का पार्क जो है वो आप ही के क्षेत्र में आता है, ऐसे में जो जंगली जानवर हैं उनको कुछ सुविधाएं मिल सके, जैसे पानी की, अलग अलग चीज़ों की, उसके लिए क्या कुछ इंतज़ाम किए जाते हैं? और अक्सर ये देखा भी जाता है कि मानव संघर्ष के मामले भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में किस तरह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि इन पर रोक भी लग सके? यहाँ तक आजकल गर्मियों के दिनों वैसे तो कॉर्बेट पार्क में, क्योंकि रामगंगा नदी बहती है, कोसी नदी बहती है और अन्य छोटे जलधाराएं हैं, दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब गर्मियों का मौसम होता है तो उसमें हम तालाबों का निर्माण करते हैं, कृत्रिम तालाबों, उनको टैंकरों के माध्यम से भरते हैं, उनको नलकूपों के माध्यम, कहीं कहीं वो भी लगाए हैं जो जनरेटर के माध्यम से चलते हैं। तो वो व्यवस्था हम लोग करते हैं और कोई पानी की दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ तक वन्य जीव संघर्ष, क्योंकि जानवर भी बहुत हो गया, बढ़ गई, संख्या भी बहुत बढ़ गई है। अब टाइगर जब संख्या में रहता है, ज़्यादा संख्या में, तो कहीं ना कहीं उनका संघर्ष होता है, वो बाहर निकलते हैं। तो कभी कभी ये दुर्घटनाएं भी होती हैं, उसके लिए भी सरकार सजग है। उनके वॉलंटियर्स जो हमारे फॉरेस्ट के हैं, ये वनों में आसपास भ्रमण करते हैं और लोगों को सचेत भी करते हैं कि जंगलों की ओर न जाएं। और जो अगर गांव में कोई आता तो उसकी सूचना ठीक माध्यम से हो, क्योंकि हमारे रेंज ऑफिस हैं, हमारे फॉरेस्ट गार्ड हैं, हमारे गेट हैं, उनके माध्यम से भी हम ये सूचनाएं सभी लोगों को करते हैं। जी सर, स्वच्छता संदेश क्योंकि लगातार चलाया भी जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान भी आप लोगों ने चलाए, ऐसे में क्या माना जाए आने वाले समय के लिए किस तरह से आप लोगों को जागरूक भी करेंगे और चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे पर्यावरण के? स्वच्छता अभियान एक बहुत बड़ा, शुरुआत में जब आदरणीय मोदी जी ने एक कार्यक्रम किया था लोगों ने मजाक उड़ाई थी। लेकिन आज लोगों को लगता है जो हमारा पर्यावरण बिगड़ा, हमारा वातावरण खराब हो रहा, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा, इस कूड़े को निस्तारण के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए, बहुत से चले। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ कि अभी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। सरकारें तो कार्यक्रम कर रही हैं, अपने स्तर से कर रहे हैं, वेस्ट वॉरियर हमारे जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आम जनता उतना सक्रिय नहीं हो पा रही है कि जबकि उनको इस जागरूकता आनी चाहिए कि जो हमारा कूड़ा है हम कहीं कूड़ादान में डालें, वह कहीं हमारे जो कूड़ेदान होते हैं, जो डस्टबिन होती हैं,
इनमें डालें, लेकिन लोग चौराहे पे डालते हैं। और ऐसे अच्छे अच्छे लोग गाड़ियों में घूमते हैं, बिस्कुट अपना लिया तो उसका रैपर बाहर फेंक देते हैं। तो अभी जागरूकता लोगों में उतनी नहीं आई है, लेकिन जो हमारे वेस्ट वैरियर हैं उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारे रामनगर में भी, क्योंकि कॉर्बेट का इलाका है, अन्य लोग हैं, पर्यटन भी आता है, पर्यटकों को जागरूकता भी वो लोग करते हैं। पर्यटकों को हम लोग थैले भी देते हैं कि जो अंदर जो सफारी में हो जाते हैं, जो सामान वो लेके जाएं, पानी की खाली बोतल हो, रैपर हो, कि उन बैगों में वापस लेकर जहाँ डस्टबिन है उनमें डालें। तो कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन लोगों में जागरूकता आनी। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं से, इस जागरूकता के लिए एक अभियान चलना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए देवान सिंह बिष्ट जी हमारे साथ थे, जो कि रामपुर से विधायक भी हैं और लगातार राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत भी कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।